Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do anxiety disorder. Anxiety disorder is a subsection of Unit 4, which is counseling children. It is Unit 4 of Block 1, Group B, MPCE 023 Interventions in Counseling. फ्रेंड्स, इस टॉपिक में एंजाइटी डिसऑर्डर में हम इसके ऊपर कि बच्चों को एंजाइटी किस किस तरह की होती है ये पढ़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है और कैसे दिया जाता है ये पढ़ने वाले हैं. सो एंजाइटी डिसऑर्डर में हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर इनको किसी ना किसी तरीके का डर रहता है या बहुत अनसर्टेनिटी होती है किसी भी चीज़ को लेकर. ये चीज़ सारे बच्चों में बहुत कॉमन होती है, लेकिन जिन बच्चों को एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनके एक्सट्रीम बिहेवियर नोटिस किए जाते हैं नॉर्मल एंजाइटी से हटकर. नॉर्मल एंजाइटी में तो परेशान होकर वो जब तक परेशानी रहती है तब तक परेशान रहता है बच्चा एंड उसके बाद ठीक हो जाता है अपने आप ही जब प्रॉब्लम चली जाती है. लेकिन जब सीवियर एंजाइटी होती है तो बच्चा कंसिस्टेंट कुछ सिम्टम्स बताता है. जैसे कि अगर हम देखें तो बच्चा हमेशा शाइनेस फील करता रहेगा, टिमिड रहेगा, सुस्त रहेगा, अलग रहेगा, सबसे किसी से ज़्यादा बात नहीं करेगा और उन अनरियलिस्टिक फियर्स को लेकर रहेगा. अनरियलिस्टिक फियर मतलब जो सच में नहीं एग्जिस्ट करते लेकिन उन चीज़ों के बारे में भी सोच के डरेगा. स्कूल जाने से डरेगा, बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी होगी दूसरों पे कि ये मुझे ये करके दे दो, मुझसे ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, और तरह तरह के टेंट्रम्स भी शो करेगा. उसको हर चीज़ के लिए दूसरों की सपोर्ट और हेल्प की ज़रूरत होगी. स्लीप डिस्टर्बेंसेस हम देखेंगे इन बच्चों में और हमेशा इनएडिक्वेट फील करेंगे, हाइपर सेंसिटिव होंगे, हर छोटी बात के लिए बहुत बड़ा रिएक्शन देंगे. तो ये कुछ सीवियर एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं. इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो रेंज करता है सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक से लेके बाकी जो कॉम्प्लेक्स थेरेपीज़ होती हैं. कभी कभी हमें मेडिसिन का भी सहारा लेना पड़ता है. मेडिसिन से इनका जब हम काउंसलिंग करते हैं तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलती है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एंजाइटी है बच्चे में. तो जो थेरेपीज़ हैं वो डिपेंड करती है कि कितना इंटेंसिटी की एंजाइटी है और कितना फ्रीक्वेंटली ये एपिसोड्स उसके साथ होते हैं. अगर हम इनके दो एडिशनल जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स हम देखेंगे वो एक है सेपरेशन एंजाइटी और दूसरा है सिलेक्टिव म्यूटिज्म. सेपरेशन एंजाइटी में पहले हम इस टॉपिक को लेते हैं एंड इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो सेपरेशन एंजाइटी है ये बच्चों में होने वाला वो डिसऑर्डर है जो चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा कॉमन रेट में देखा गया है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है. इनफैक्ट मुझे भी था छोटे में सेपरेशन एंजाइटी. मैं स्कूल पहुँचते ही साथ मम्मा से चिपक जाती थी और बिल्कुल उनकी गोद से उतरना नहीं चाहती थी. सो मुझे कुछ टाइम तक बड़ी परेशानी हुई, लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स बन गए वहाँ स्कूल में तो मैंने ऐसा करना छोड़ दिया. सो कुछ बच्चों में ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों में कम होती है, लेकिन सेपरेशन एंजाइटी ऑलमोस्ट बच्चों में देखी जाती है. तो जिन बच्चों में ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी होती है उनके सिम्टम्स क्या हैं? उनके सिम्टम्स होता है उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता उन बच्चों में, उनको नई सिचुएशन से वो डरते हैं, हमेशा फेयरफुल रहते हैं कि अरे नई जगह पे जाएंगे तो क्या होगा, घबराते रहेंगे और इमैच्योर होते अपनी एज के हिसाब से. उस एज के बच्चे जितने मैच्योर होंगे ये अब मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे. ओवर सेंसिटिविटी शो करेंगे, हर छोटी बात पे इन्हें रोना आ जाएगा और बहुत नर्वस हो जाएंगे हमेशा और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहेंगे हर चीज़ के लिए. उनका अगर किसी पार्टी में गए हैं तो वो अपनी प्लेट भी खुद नहीं उठाएंगे खाने की, वो किसी और को भेजेंगे कि मेरे लिए उठा के ले आओ. लोगों से छुपते फिरेंगे और हर परिवार वालों के ही पीछे पीछे छुपते रहेंगे. तो ये कुछ इनके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सेपरेशन एंजाइटी वाले बच्चों में. और एग्जेसिव अगर एंजाइटी होती है इसमें तो ये किसके साथ ज़्यादा फैमिली मेम्बर में किन के पास रहना चाहेंगे जिनसे इनका अटैचमेंट है. जैसे कि कई बच्चों का मदर के साथ ज़्यादा होता है, कई बच्चों का फादर के साथ ज़्यादा होता है. तो जो इनका अटैचमेंट फिगर है उनसे ये हमेशा रहना चाहते हैं उन्हीं के पास और उनसे सेपरेट नहीं होना चाहते हैं. इसकी रिकवरी जनरली बहुत फास्टर होती है और बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत रिफ्यूज़ल शो करते हैं जब उन्हें स्कूल भेजने की बात होती है. वो घर छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहते और उनको अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस चीज़ को डील करने में. दूसरी एक और एंजाइटी जिसके बारे में इन्होंने बताया है वो है सिलेक्टिव म्यूटिज्म. सिलेक्टिव
म्यूटिज़म जो है ये इसमें बच्चा जो होता है वो किसी के सामने बोल नहीं पाता, किसी स्पेशल सिचुएशन, सोशल सिचुएशन मतलब जहाँ बहुत सारे लोग गैदर्ड होते हैं, उन सिचुएशंस में ये बच्चे बोल नहीं पाते, जैसे कि स्कूल हो गया या सोशल ग्रुप हो गया। और ये दूसरों की बातों को भी नहीं समझ पाते, उनके साथ एडजस्ट भी नहीं कर पाते, दे फील सो अनईजी इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो जब ये डिसऑर्डर डायग्नोस करना भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये बच्चे बोलते ही नहीं है, चुप रहते हैं, तो बहुत कई सालों तक तो पता ही नहीं चलता कि इनको कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो इसका डायग्नोसिस तभी हो सकता है जब बच्चा खुद बोलता है अपने मुंह से कि उसको ऐसा लगता है। और ये जो कंडीशंस है ये कभी कभी कई महीनों तक ऐसे ही अननोटिस चली जाती है, क्योंकि ये किसी से बातचीत ही नहीं करता, तो ये आंखों में ही नहीं आता, किसी की नज़र में ही नहीं आता कि भाई इसके साथ कुछ अबनॉर्मल है। और ये कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसे ये वाले सिम्टम दिखाते हैं। जो म्यूटिज़म है बहुत कम देखा जाता है लेकिन, और ये ज़्यादातर किसी भी स्ट्रेटा में देखा जा सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि लो क्लास के लोगों में होगा, अपर क्लास में नहीं होगा, ये किसी भी क्लास में हो सकता है, किसी भी रिलीजन के बच्चे के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। सो मेन सिम्टम इसका यही है कि वो सोशल सिचुएशन में बोल नहीं पाता, स्पेशली स्कूल। कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ हो सकता है बायोलॉजिकल या जेनेटिक फैक्टर, यानी कि उनके जीन्स में ही ये चीज़ है, और एनवायरमेंटल सेटिंग्स भी दूसरा कारण हो सकती है। कुछ टिपिकल सिम्टम्स जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हम देखते हैं, जिसमें ये सारे एंग्जाइटी शामिल हैं, सेपरेशन एंग्जाइटी, सिलेक्टिव म्यूटिज्म एंड एक कॉमन जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, उसके सारे के कॉमन सिम्टम्स हैं कि ये बहुत छोटे छोटे डिसअपॉइंटमेंट्स में बहुत ज़्यादा आसानी से अपसेट हो जाते हैं। ज़रा सा उनकी कोई चीज़ टूट गई तो उसमें परेशान हो जाएंगे कि भाई ये टूटी कैसे, क्यों टूटी, ये ऐसे करके सोचना शुरू कर देंगे, परेशान होंगे। अनयूजुअल जो सेंसिटिविटी दिखाते हैं, जो नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें कुछ बोल भी दिया ऊंची आवाज़ में तो वो उसमें भी रोना धोना शुरू कर देंगे कि हमसे ऐसा बोल दिया। फिर इनकी अगर कोई बीमारी थी, कभी ये बीमार थे या कुछ ऐसा कुछ उनके साथ प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से ये सही टाइम पे कुछ सही चीज़ नहीं सीख पाए, तो वो उनके दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर करता है। अगर वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं या उनके पास हॉस्पिटलाइजेशन का कुछ एक्सपीरियंस हुआ या एक्सीडेंट का कुछ एक्सपीरियंस है, तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी होती है। और ये अगर इन्होंने घर में किसी को देखा है एंग्जाइटी का इस तरह से करते हुए, तो उसको बोलते हैं मॉडलिंग इफेक्ट। तो उन्होंने अगर किसी को एंग्शियस होते हुए देखा है, या फिर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स हैं ऐसे जो हर एक चीज़ के लिए बच्चे को बहुत संभाल समूल के रखते हैं, बिल्कुल उसको अपने आप से कुछ नहीं करने देते, तो ऐसे बच्चों में भी एंग्जाइटी देखी जाती है। फिर इन बच्चों में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें दिखाई देगा, ये बच्चों में ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं नज़र आएंगे। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम देख सकते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर वाले बच्चों में। और ये ज़्यादातर तभी भी बढ़ जाती हैं एंग्जाइटीज़ कि सोशल एनवायरनमेंट उनका कैसा है, वो जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं वो कैसा है। फिर अगर उन्होंने फेलियर बहुत एक्सपीरियंस किया है, बार बार फेल हो रहे हैं किसी चीज़ में, या पेरेंट्स जो हैं वो उनसे अटैच्ड नहीं है, बहुत गंदे तरीके से ट्रीट करते हैं, उन बच्चों में एंग्जाइटी देखने के लिए मिलती है। या कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन है जिससे वो भागना चाहते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकती है। फिर ये जो जितने भी अगर छोटे एज में, अर्ली चाइल्डहुड में उसने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो डिस्टर्बिंग है, उसकी वजह से भी उसको एंग्जाइटी हो सकती है। अब हम करने जा रहे हैं टेक्निक्स कौन सी है जो बच्चों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर में हेल्प करती है। लेट मी रिकॉल यू, जहाँ जहाँ आपने रेड मार्क देखा है यानी वो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है और फ्यूचर में भी आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। नाउ कमिंग टू द टॉपिक टेक्निक्स फॉर हेल्पिंग चिल्ड्रन विद एंग्जाइटी डिसऑर्डर। अगर बच्चों में एंग्जाइटी है तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा, एसेस करना होगा कि एंग्जाइटी जो है वो किस टाइप की एंग्जाइटी है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। और हम बेस्ट काउंसलिंग सर्विस तभी दे सकते हैं जब हम उसे एसेस करेंगे, टेस्ट करेंगे कि सारे डिफरेंट टेस्ट से कि किस लेवल की एंग्जाइटी है। और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हमें क्लाइंट की तरफ से भी चाहिए, तभी उसको बेनिफिट हो सकता है काउंसलिंग का। एंग्जाइटी कुछ अलग अलग तरीके की भी हो सकती है, जैसे स्पेसिफिक टाइप की जो सेपरेशन एंग्जाइटी है जिसमें डर होता है कि अपने लव वन से बिछुड़ जाएंगे, और जनरलाइज्ड एंग्जाइटी भी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर फैक्टर को लेकर नहीं होता, एक ओवरऑल एंग्जाइटी होती है जो अंदर होती है। तो एंग्जाइटी को पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि वो स्पेसिफिक एंग्जाइटी है या जनरलाइज्ड एंग्जाइटी है।
और हर एक एंग्जाइटी में तरह अलग अलग टाइप का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें थेरेपीज़ हम देते हैं, मेडिसिन कर सकते हैं, प्ले थेरेपी होती है, साइकोथेरेपी होती है, बिहेवियरल थेरेपी होती है, बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एंग्जाइटी कैसी है। अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर ले कि एंग्जाइटी उसको क्यों होती है और वो स्ट्रेस को हैंडल करना सीख जाए, तो उसकी एंग्जाइटी को टैकल करने का चांसेस बढ़ जाता है। उसको जब एंग्जाइटी होगी तो बच्चा आइडेंटिफाई अगर कर लेता है सिचुएशन और वो ये भी सीख लेता है कि उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो आराम से अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है। उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तो सेल्फ मैनेजमेंट टूल्स होते हैं जो बच्चे को हम सिखा सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो भी एंग्जाइटी को ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स हैं वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कौन से सिचुएशन में उसको एंग्जाइटी होती है, और वो उसको फिर प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा या फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है उसको हैंडल करना सीख जाएगा। अगर हमें कॉज ऑफ एंग्जाइटी पता चल जाता है तो सेल्फ मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाता है। अगर स्ट्रेसर्स अनअवॉइडेबल है, सपोज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अवॉइड ही नहीं कर सकते और उसको एंग्जाइटी होती है उस सिचुएशन में, तो वो ऐसे कुछ मेथड्स सीख जाएगा, लर्न कर लेगा, एडेप्ट कर लेगा खुद को और हैंडल करना सीख जाएगा अपने रिएक्शन को, कि अगर मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आती है जो अनअवॉइडेबल है तो मैं उसको हैंडल कैसे करूं, तो उसका सोल्यूशन निकाल सकता है। सो इसीलिए काउंसलिंग में इस चीज़ के उपाय किए जा सकते हैं। जो टूल्स हम यूज़ करते हैं उनमें से फर्स्ट है रिलैक्सेशन टेक्निक। जब हमें एंग्जाइटी होती है, लाइक एग्जाम्स के पहले भी या एग्जाम हॉल में बैठ के भी एंग्जाइटी होने लगती है जब तक कि क्वेश्चन पेपर हाथ में ना आए, ये बहुत कॉमन होता है बच्चों के साथ, उसमें हम रिलैक्सेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग करनी पड़ती है। नोज से हमें सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, जिससे कामिंग इफेक्ट आता है। जब हम रिलैक्सेशन करते हैं तो ये जो एंग्शियस सिचुएशन है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और एडवर्स रिएक्शंस हमारे कम किए जा सकते हैं। जब रिलैक्सेशन टेक्निक हम करते हैं तो स्पेशली ब्रीदिंग पे ध्यान देते हैं, जिसे हम कभी कभी प्राणायाम का नाम भी देते हैं, वो भी रिलैक्सेशन टेक्निक का ही एक तरीका है। जब ब्रीदिंग इंक्रीज होती है तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है ब्रेन में वो बढ़ जाती है, इसीलिए स्ट्रेस कम हो जाता है। जब हम ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करते हैं तो हमारा ध्यान एंग्शियस सिचुएशन से हट के हमारी ब्रीदिंग पे चला जाता है, इस वजह से हमारा एंग्जाइटी कम हो जाती है। अगेन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सिखाने का तरीका ये है कि उनको ये बोला जाए कि आप इन्फ्लेट करिए और डिफ्लेट करिए बैलून को जो आपके बैली में है, मतलब जो पेट हम फुलाते हैं और पिचकाते हैं उसको इन्फ्लेट एंड डिफ्लेट कहते हैं। तो बच्चों को कहने का तरीका कि बैलून है बैली में, तो वो एंजॉय करते हैं ये करने के लिए। अगेन ब्रीदिंग जो होती है वो एलिवेटर है एक तरह का, जो नोज से उनको ऐसे बोल सकते हैं कि एलिवेटर है। जब आप नाक से सांस लेंगे तो वो ऊपर जाएगा और आप छोड़ेंगे तो वो नीचे मूव करेगा एलिवेटर, यानी कि लिफ्ट। एलिवेटर इज़ लिफ्ट हियर। तो लिफ्ट के बारे में बता रहे कि इस तरह से इमेजिन करें कि एक लिफ्ट है, जब आप सांस लेते हैं कि ऊपर जाता है, सांस छोड़ते हैं तो नीचे आती है। तो इस तरह से इमेजिनेटिव एंग्जाइटी रिलीविंग एक्सरसाइज करा सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निशन का मतलब होता है कुछ लर्न करना, कुछ नए तरीके से अपनी स्ट्रेटजीज बनाना, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में हम फोकस करते हैं बच्चे को एजुकेट करना रिगार्डिंग इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर जो उनका एंग्जाइटी के टाइम पे होता है। सबसे पहले उन्हें समझाना ज़रूरी है कि जो आप रिएक्ट कर रहे हैं वो क्यों गलत है और वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जब हम उन्हें ये समझा देंगे तब हम उनको कुछ और तरीके से सिखा सकते हैं, जैसे कि हम स्टोरी टेलिंग के थ्रू बता सकते हैं, रोल प्ले के थ्रू ऐसे ही सिनेरियो क्रिएट करें और उनसे एक ड्रामा प्ले करवाएं। सो वो समझ पाएंगे कि क्या सिचुएशन है और क्यों वो गलत है। सो इस तरह से हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हेल्प कर सकती है बच्चों का बिहेवियर मॉडिफाई करने में। जब बहुत एंग्जाइटी कंपोनेंट जो है अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डर जाता है, डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो इसमें हमें ये इसीलिए हो जाती है क्योंकि बच्चे को उसके बारे में एजुकेशन नहीं है, मतलब लैक ऑफ एजुकेशन। तो ये उनको थोड़ी सी नो इन्फॉर्मेशन से तो अच्छा है कि हम उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें इसके बारे में। तो इस सिचुएशन के बारे में उनका डर बढ़ता जाता है, उनकी एंग्जाइटी भी बढ़ती जाती है। तो अगर थोड़ी उनको इन्फॉर्मेशन हो कि एंग्जाइटी क्यों हो रही है और कैसे हो रही है और कैसे हैंडल करना है और क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनके रिएक्शन के, वो सब पता हो तो इसको हम टाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। और ये नेचुरली डिक्रीज़ हो जाती है जब बच्चा ये चीज़ फुल इन्फॉर्मेशन कैरी करने लगता है इस बारे में। नेक्स्ट जो थेरेपी है उसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं। साइकोथेरेपी जो होता है वो बच्चे के अंदर
क्या चलता है, क्या रीज़न है, क्यों वो ऐसा करता है, ये हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो ये बहुत पॉपुलर मेथड है बच्चों में एंग्जाइटी को डील करने का। इसमें हम पर्टिकुलर एस्पेक्ट लेते हैं एंग्जाइटी का और उसके कॉजेज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो बच्चे को हेल्प करने लगता है स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए। हम एनकरेज करते हैं कि वो बच्चा अपने अंदर के स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिवील करे, बोले, सब बताए काउंसलर को कि क्यों उसको ऐसा लगता है और उसके डर क्या क्या हैं, और हम उसको फिर उस डर को भगाने के तरीके बताएंगे। स्पेसिफिक कॉज जो होता है एंग्जाइटी का वो वेरी करता है। साइकोथेरेपी जनरली टैकल करती है उसी कॉज को बाहर निकालने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा ना बताना ही नहीं चाहता, छुपाता है, वो एनकाउंटर उसको फेस ही नहीं करना चाहता। सो इनिशियली ये ऐसा होता है जब हम उससे बच्चे से कुछ उगलवाते हैं, जो ऐसा हादसा जो उसको एंग्शियस करता है, तो वो उस चीज़ से भागता है। और कभी कभी ये ऐसा करने पे वो बच्चा खुद घबरा जाता है और ये सिचुएशन उसकी बताने के बाद थोड़े दिन बढ़ती है एंड देन उसके बाद वो अपने आप सबसाइड हो जाती है। तो वी नीड नॉट टू गेट वरिड कि अरे हम तो इसको हेल्प करने गए थे तो और उल्टा हो गया। सो ये वी नीड टू क्लियर देम दैट ऐसा होगा कि उसको थोड़े दिन बहुत घबराहट होगी, परेशानी होगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं, लेकिन उसके बाद वो इम्यून हो जाएगा उस चीज़ से और अपने आप ही ओवरकम करने लगेगा एंग्जाइटी को। जो फियर होता है अगर इंटेंस है तो थेरापिस्ट ना सिमुलेशन का काम करते हैं। सिमुलेशन मतलब कि वो सिचुएशन उस बच्चे के सामने बार बार लाई जाती है। सपोज आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड्स, मुझे फोबिया है छिपकली से, इतना ज़्यादा नहीं है बट है। सो मैं डरती हूँ बहुत ज़्यादा, जिस कमरे में छिपकली होती है उस कमरे में मैं नहीं होती। सो इट इज़ लाइक दैट एंड आई कैन नॉट स्लीप इफ लिजर्ड इज़ देयर इन माई रूम। सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम फेयर ऑफ। तो ये भी एंग्जाइटी क्रिएट करता है एंड मैं पूरी रात जाग जाती हूँ, सो नहीं पाती अगर छिपकलियाँ हैं मेरे आसपास। सो इसको दूर करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो उसकी पिक्चर हम दिखाएं बार बार इंसान को। इनफैक्ट इफ़ आई सी सम पिक्चर देन ऑल्सो आई विल बी वेरी स्केयर्ड। सो ये होता है बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत कॉमन चीज़ है ये। बट जो चीज़ लाइफ को में अगर लाइफ की क्वालिटी ख़राब करती है तो उसको फेस करना बहुत ज़रूरी है। सो हम कंप्यूटर सिमुलेशन एंड पिक्चर्स के थ्रू उस बच्चे को वो चीज़ फेस करवाते हैं और जब वो उससे इम्यून होने लगता है तो उसको रियल सिचुएशन में वो डील कराने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। साइकेट्रिक इवैल्यूएशन तब ज़रूरत पड़ती है जब बच्चा सिर्फ काउंसलिंग से इम्प्रूवमेंट नहीं शो करता, तो हमें मेडिकेशंस की हेल्प लेनी पड़ती है। और ये कोई लाइसेंस्ड साइकेट्रिस्ट, एक्सपीरियंस साइकेट्रिस्ट ही कर सकते हैं, सारे के सारे नहीं कर सकते। तो जब लेकिन इसके साथ साथ ये काउंसलिंग कराना भी ज़रूरी है मेडिकेशन के साथ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए। और सीवियरिटी को देखते हुए, कॉम्प्लिकेशंस को देखते हुए ही हम मेडिकेशंस देते हैं पेशेंट को। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किसी चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को रिफ़र कर सकते हैं और उसका जो स्पेशलाइज्ड है एंग्जाइटी को डील करने के लिए। सो इससे क्या होगा कि हम मेडिसिन जब देंगे तो वो मेडिसिन के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सिचुएशंस थोड़ी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। चाइल्ड जो होता है उसका वाइडर इंटरेक्शन जब स्कूल के में होता है तो स्कूल काउंसलर की हेल्प से, पीर ग्रुप की हेल्प से कुछ एक्टिविटीज़ कराई जा सकती हैं जिससे बच्चे की एंग्जाइटी कम हो। टीचर्स की हेल्प ली जा सकती है, टीचर्स को अवेयर कराया जा सकता है बच्चे की एंग्शियस सिचुएशन के बारे में एंड इस कंडीशन में वो किस तरह से बच्चे के साथ डील करेंगे वो भी डिस्कशन किया जा सकता है। और काउंसलर जो है वो इफेक्टिव काउंसलिंग सेशंस रख सकता है कंसर्न चाइल्ड के साथ। काउंसलिंग बेस्ड होती है बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के ऊपर। हम बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मेथड से बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। और बिहेवियरल थेरेपी में बहुत सारी टेक्निक्स होती है, एंड अप्रोप्रिएट टेक्निक हम लगाते हैं डिपेंडिंग अपॉन चाइल्ड की नीड क्या है। एक और इन्होंने बताया टू प्रोवाइड हेल्प विद मास्टरिंग एसेंशियल कॉम्पिटेंसी। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं बच्चे को सो दैट वो एंग्जाइटी को छोड़ के और कॉम्पिटिटिव हो जाए और अच्छे से चीज़ों को हैंडल करने लगे अपनी लाइफ को। तो वो होता है एक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जो हम आगे इनकी बुक्स में पढ़ेंगे क्या होता है, इसका डिटेल है पूरा। इन विवो डिसेंसिटाइजेशन और जो रियल लाइफ सिचुएशन में हम करते हैं, और ये एंग्जाइटी अराउजिंग स्टिमुलाई देता है और फिर
उस सिचुएशन को हैंडल करना सिखाते हैं इसमें। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो भी यूज़ की जा सकती है बिहेवियरल थेरेपी के साथ साथ। और हम उनको एक बार बिलीफ और थॉट प्रोसेस को हमें पता चल जाए कि क्या उसका विश्वास है, क्या थॉट प्रोसेस चलता है जब एंग्शियस होता है बच्चा, और एंग्जाइटी कैसे शुरू होती है। तो अगर एक बार हमें ये चीज़ पता चल जाए तो हम आराम से बच्चे को डील कर सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं, और उसकी निगेटिव थिंकिंग जो बच्चे की है उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं निगेटिव थॉट को समझने के बाद। और काउंसलर हेल्प कर सकता है चाइल्ड को कि वो खुद को ब्लेम ना करे जब ऐसी एंग्जाइटी होती है, और जब एंग्जाइटी के जो आफ्टर माथ होते हैं और उसके बाद वो सिर्फ शेम फील करता है कि उसने एंग्शियस होकर क्या क्या एक्टिविटीज़ कर डाली, और उससे बचाने के लिए उसको समझाना ज़रूरी है कि इसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल नहीं है, दिस इज़ अ सिचुएशन विच ही कैन ओवरकम, और उसको संभाल सकता है। तो वो उस पे इसके सॉल्यूशंस क्या है उस पर वो अटेंशन पे करे रादर कि प्रॉब्लम क्या है। इस तरह से हम उसको काउंसिल कर सकते हैं, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हम ढूंढ सकते हैं जो प्रॉब्लम है उसके साथ, विद द हेल्प ऑफ उसके टीचर्स, पेरेंट्स और पीर्स। कॉग्निटिव रिहर्सल होती है। कॉग्निटिव रिहर्सल में जो चाइल्ड होता है या फिर क्लाइंट जो होता है उसको प्रैक्टिस दी जाती है कि वो विजुअलाइज करे वो सिचुएशन। विजुअलाइज मतलब मन में सोचे कि वो सिचुएशन आ गई है, और इमेजिन करे कि क्या क्या वो फर्दर स्टेप्स उठाएगा जब उसके साथ ये प्रॉब्लम आएगी, सो दैट वो प्रॉब्लम को वो अच्छे से आसानी से हैंडल कर सके। जब वो इमेजिनेशन में ये कर लेता है तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि उसको एंग्जाइटी किन किन सिचुएशन में होती है। लाइक स्टेज पे जाके कई बच्चे एंग्शियस हो जाते हैं, तो अगर वो मन में इमेजिन करके वो स्टेज पे ही खड़े हैं, लोगों के सामने बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे वो डर जो है वो चला जाएगा। कई लोगों को लोगों से बात करने में होती है। सो इस तरह की चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। तो हम ऑब्स्टेकल को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, और सोल्यूशन ढूंढने के बाद सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। पेरेंटल काउंसलिंग और फैमिली काउंसलिंग भी चाहिए होती है इस सिचुएशन में, सो दैट सबका सपोर्ट उस बच्चे को अच्छे से मिल सके एंग्जाइटी को हैंडल करने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज द सबसेक्शन ऑफ यूनिट 4 ब्लॉक 1 MPCE 023 block group B. So I hope you enjoyed watching my video, and certainly I feel you learn a lot through my videos. Do not forget to comment below my video and like this video. Do subscribe to my channel. Do not forget to press the notification bell. Thanks for watching. Take care. Bye bye.